नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है ईरान, दूसरा है हिंदू भावना को आहत पहुंचाने वाला अपराधी दिलशाद, तीसरा है अतीक अहमद, चौथा है उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधी। सबसे पहले बात ईरान की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब बात तो सच है, शिक्षित होने से दिमाग में विचार पैदा होता है, विचारों से विकल्प और विकल्प से कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन यही बात ईरान में रहने वाले कट्टरपंथियों से हजम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से ये चीज पता है कि अगर उनकी मुस्लिम बेटियां पढ़ लिख लेंगी तो वो चीजों को खुद से समझने के काबिल हो जाएंगी, अपने हक के लिए आवाज उठा पाएंगी, जबरदस्ती की कट्टरवादी सोच को बढ़ावा नहीं देगी। इसलिए ईरान में स्कूल जाने वाली कई लड़कियों को जहर देकर मार डालने की साजिश को अंजाम दिया गया। ये करतूत किसकी है, इस बात का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि भी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस हरकत के पीछे कुछ कट्टरपंथी हैं जो ईरान के स्कूलों को बंद करवाना चाह रहे हैं। अभी तक सभी बीमार छात्रा सुरक्षित बताई जा रही है। दरअसल कौम शहर में इस बात का खुलासा तब हुआ जब स्कूल जाने वाली लड़कियां एक के बाद एक बीमार होने लगी। कुछ ही समय बाद इन लड़कियों की संख्या 50 पहुंच गई। पहली घटना नवंबर 2022 की बताई जा रही है। तब कौम शहर के ही एक स्कूल में एक साथ लगभग 18 लड़कियों के बीमार होने की घटना सामने आई। तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। यहाँ उन सभी लड़कियों को उल्टी, पेट दर्द, हाथों पैरों में तेज दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी। फिर यह घटना दोबारा से अब सामने आई है। यहाँ एक ही स्कूल की 15 लड़कियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी में एक जैसी बीमारी के लक्षण पाए गए। पहली और अंतिम घटना के बीच कई अन्य स्कूलों में इस प्रकार की वारदात हुई। लगभग हर वारदात में पीड़ित छात्रों ने एक जैसी परेशानी महसूस की। इन घटनाओं के बाद कुछ अभिभावकों ने लड़कियों को जहर दिए जाने की आशंका जताई। इस शक पर अधिकारियों ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में स्थानीय अधिकारियों ने किसी प्रकार का जहर न मिलने की जानकारी दी। लड़कियों के माता पिता इस जांच से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। हालांकि गनीमत से अभी तक इस हरकत से किसी छात्रा की मौत नहीं हुई, लेकिन लोगों में काफी नाराजगी फैल गई है। लोगों की नाराजगी देखते हुए ईरान सरकार ने इस मामले की बड़ी स्तर पर जांच करवाई। इस जांच के बाद ईरान के उप शिक्षा मंत्री यूनिस पनाही ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों ने छात्रों को केमिकल के माध्यम से जहर दिया था। उन्होंने आगे बताया कि छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटना में प्रयोग हुआ केमिकल बहुत हानिकारक नहीं है। हालांकि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जरा सोचिए ना, किस कदर गिर सकते हैं लोग सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाने के लिए। कुछ कट्टरपंथी हरगिज नहीं चाहते कि वहां की लड़कियां पढ़ें, क्योंकि अगर बच्चियां पढ़ लेंगी तो वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्हें सही और गलत में फर्क पता चलने लगेगा और वो अपने साथ होने वाले नाइंसाफी को होने नहीं देगी और जमकर इसका विरोध करेगी। इसलिए ये कट्टरपंथी इतना बौखलाए हुए हैं और लड़कियों के मन में खौफ पैदा कर रहे हैं कि वो स्कूल ना जा पाए। अब बात उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले में बीड़ी बनाने वाले एक फैक्ट्री की, जिस पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। दिलशाद एंड कंपनी ने पूजा नाम से बीड़ी का ब्रांड बनाकर मार्केट में उतारा था। इस कंपनी के मालिक का नाम मोहम्मद दिलशाद बताया जा रहा है। पूजा बीड़ी के रैपर पर बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण की फोटो सबसे ऊपर लगाई गई थी। इस मामले की शिकायत विश्व हिंदू परिषद ने की है। एफआईआर दर्ज हुए 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक अंकुल गुप्ता इस मामले में शिकायत करता है। अपनी शिकायत में अंकुल ने आरोप लगाया है कि दिलशाद एंड कंपनी ने बीड़ी के रैपर पर हिंदू देवता का चित्र हिंदुओं को अपमानित करने के लिए छपवाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक बीड़ी का प्रयोग कर लेने के बाद उसमें छपे भगवान की फोटो वाले रैपर को नाले और गंदी जगहों पर फेंक दिया जाता है,
जिससे हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंच रही है। बजरंग दल के अंकुल ने इस मामले में बीड़ी कंपनी के मैनेजर और डायरेक्टर पर केस दर्ज करके कार्रवाई की मांग की थी। इस शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस ने उनसे कहा, दिलशाद को समझा दिया गया है कि वो दोबारा ऐसा ना करे। पुलिस के रवैये को निराशाजनक बताते हुए अंकुल ने कहा कि अगर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वो इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि बीड़ी के पैकेट में कोई कैसे भगवान की फोटो लगा सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे के भावनाओं को आहत पहुंचाने की। क्या उसे इतना भी समझ नहीं कि बीड़ी के पैकेट में भगवान का फोटो नहीं लगाना चाहिए? अगली खबर में बात माफिया अतीक अहमद की। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। अरबाज नाम के बदमाश को पुलिस ने ढेर किया है। बताया जा रहा है कि एसओजी और प्रयागराज पुलिस ने ये एनकाउंटर नेहरू पार्क के जंगल में किया है। बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। मारे गए बदमाश अरबाज को पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क के जंगल में अरबाज को ढेर किया गया। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कर्मी के भी घायल होने की खबर है। गौरतलब है कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स की 10 टीमें कातिलों की तलाश में दिन रात छापेमारी कर रही है। इसी बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर के पास से सफेद रंग की क्रेटा कार भी मिली है। बदमाश गोलियां बरसाने के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए थे। इस हत्या का आरोप पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके बेटों पर ही है। पुलिस ने क्रेटा कार को जब्त कर लिया है। ये कार अतीक अहमद के घर से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी मिली। सफेद रंग की क्रेटा कार में नंबर प्लेट भी नहीं है। सफेद रंग की क्रेटा कार से ही शूटर उमेश पाल का पीछा करते हुए पहुंचे थे। दरअसल घटना को अंजाम देने के बाद शूटर कार को अतीक अहमद के घर के पास छोड़कर फरार हो गए। जांच में सामने आया है कि उमेश पाल की हत्या करने आए 7 में से 2 शूटर अतीक अहमद गैंग के थे। इस बीच यूपी पुलिस ने गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से पूछताछ की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने ही हत्याकांड की साजिश रची थी। दरअसल अतीक अहमद के करीबी प्रॉपर्टी डीलर के डील में उमेश पाल लगातार अरंगा डालने लगा था। यूपी एसटीएफ को घटना स्थल से कई अहम सबूत मिले हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपने बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा है। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है और बेटों के एनकाउंटर का खतरा जताया है। इसके अलावा उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की भी मांग की है। शाइस्ता परवीन ने यह भी कहा है कि इस हत्याकांड से उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। चौथी खबर में बात अपराधी और माफियाओं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि आज प्रदेश से अपराधी पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून के राज के लिए पुलिस के इकबाल को बनाए रखना जरूरी है। पुलिस का इकबाल बना रहेगा तो हर जवान और अधिकारी का सम्मान बना रहेगा। पुलिस के इकबाल को तोड़ने वाला खुद को टूटा हुआ महसूस करेगा। वहीं सीएम योगी ने आगे कहा कि आम आदमी के प्रति पुलिस का व्यवहार मित्रतापूर्ण होना चाहिए, लेकिन अपराधी और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ पुलिस को जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिशन रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। पहले अपराध की चुनौती भूगोलिक हुआ करती थी, आज उसकी नई प्रवृत्ति बनी है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की क्षमता जब हमारे पास होगी तो हम अपराधी पर नियंत्रण पा सकेंगे। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि कैराना और कंधाला जैसे कस्बों से पलायन होता था और 2016 के पहले जो कैराना वीरान हो गया था आज वो आबाद हो गया है। जिन्होंने पलायन किया था वो वापस आ गए हैं। अब लोगों को भय नहीं लगता। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश से अपराधी पलायन कर रहे हैं। सुरक्षा के कारण ये संभव हो पाया है। अब बात तो गौर करने वाली है। जब से सूबे में योगी की सरकार है, अपराधियों पर जमकर नकेल कसा जा रहा है। साथ ही समय समय पर बुलडोजर कार्रवाई भी जारी है, जिस वजह से अपराधियों में दहशत का माहौल है। वहीं आम जनता खुलकर सुकून की जिंदगी जी रही है।
फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।